नमस्कार, मैं रवीश कुमार। उत्तराखंड सरकार और वहां के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का शुक्रिया। उनसे एक ऐसा अपराध होते होते बचा है जो एक दिन उनके लिए ही नैतिक बोझ बन जाता। अपने नागरिकों से आर्थिक ज्यादती करना ठीक नहीं है। जिस तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हमारे अभियान के बाद और अन्य चैनलों के भी अभियान के बाद वहां के 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 400% की फीस वृद्धि का फैसला वापस लिया है, उसकी प्रशंसा अस्थायी रूप से भी और स्थायी रूप से भी की जानी चाहिए। उम्मीद है छात्रों के साथ अब आगे इस तरह की फीस वृद्धि नहीं होगी। आप जानते हैं कि प्राइम टाइम में हम 2 दिनों से यही दिखा रहे थे कि राज्य के कैबिनेट ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को फीस वृद्धि की छूट क्या दी। 650 छात्रों की सांस अटक गई। हम आज भी इस मुद्दे पर प्राइम टाइम करने वाले थे कि यह नागरिकों पर थोपी जाने वाली एक किस्म की आर्थिक गुलामी है, मगर आज हमारी खबर उनको मिली आज़ादी की सूचना में बदल जाती है। कई दिनों से 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के 650 छात्र धरने पर बैठे थे, क्योंकि वहां एमबीबीएस की पहले साल की फीस 6,70,000 से बढ़ाकर सीधे 23 लाख, दूसरे साल की फीस 7,25,000 से बढ़ाकर 20 लाख और तीसरे साल की फीस 7,36,000 से बढ़ाकर 26 लाख कर दी गई थी। यही नहीं, जो दूसरे साल का छात्र है उसे पहले साल की बैलेंस राशि भी देनी थी। इस तरह दूसरे साल के छात्र को 31 मई तक 40 लाख रुपए से ज्यादा देने थे। यहां पीजी की फीस 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई थी। ये छात्र अपनी प्रतिभा से प्रतियोगिता परीक्षा पास कर आए हैं। इतनी फीस उनके बस की बात नहीं। इनके माँ बाप नौकरी पेशा लोग हैं, कोई टीचर है, कोई तृतीय श्रेणी के कर्मचारी भी हैं। इन माँ बाप को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुख्यमंत्री ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में फीस वृद्धि को सही ठहराया था, क्योंकि यह उन्हीं के कैबिनेट का फैसला था। अच्छी बात है कि उन्हें अपने फैसले का अमानवीय असर जल्दी दिख गया और उसे वापस लेने का उन्होंने ऐलान किया। उम्मीद है आने वाले समय में प्रबंधन की तरफ से ऐसी कोई चालाकी नहीं की जाएगी। गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज के ट्रस्टी का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। देखिए, कल ही ये विषय सामने आया और हमने जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोग हमको मिले थे। उन्होंने कहा साहब कि हमको काफ़ी खर्चा इन संस्थानों पर करना पड़ता है, इसलिए हमको थोड़ा इसमें फीस वृद्धि का मौका देना चाहिए। लेकिन पता चला कि उन लोगों ने कई गुना शुल्क की वृद्धि की है। मेरे को कुछ अभिभावक भी मिले और कल मैंने इस बात पर कहा था कि अगर कोई मनमानापन करेगा शुल्क लेने में तो सरकार उस पर कड़ी कार्यवाही करेगी। और मैंने इन लोगों से बातचीत किया, अपने लोगों को इनके साथ बातचीत में लगाया और उन्होंने आज स्वयं ही जो वृद्धि है उसको विड्रॉल किया है। मैं समझता हूं कि राज्य के जो छात्र हैं उनके हित में एक महत्वपूर्ण फैसला हमने लिया है। इससे हमारे जो राज्य के छात्र हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं उनको फायदा होगा। क्या कोई शिक्षक या मेजर रैंक से रिटायर हुआ ऑफिसर 2 महीने में 40 लाख दे सकता था? जरूर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस 40 से 50 लाख देश के अन्य इलाकों में हो गई है, मगर 6 लाख से बढ़ाकर 23 लाख करना ठीक नहीं था। पहले से ही फीस 40 लाख होती तो शायद ये लोग यहाँ एडमिशन ही नहीं लेते। अब इस फैसले पर राहत महसूस कर रहे हैं छात्र। शायद कुछ दिन ठीक से सो पाएंगे, वरना इस फैसले ने उनके होश उड़ा दिए थे। घर भी बेच देते तो भी ये फीस नहीं दे सकते थे। थैंक यू रवीश कुमार जी एंड एनडीटीवी। आप लोगों की वजह से हमारा ये जो मूवमेंट है नेशनलाइज हुआ है और अब हमें कुछ मीडिया सोर्सेज से पता चल रहा है कि कॉलेज प्रशासन हमारी जो फीस की इन्होंने लंबी रसीद बनाई थी उसे वापस लेने की ये सोच रहे हैं। आपका इसमें बहुत सहयोग मिला, धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया एंड रवीश कुमार जी। लेकिन हम सुनने में ये आ रहा है कि ये अपनी नोटिस वापस ले रहे हैं, लेकिन हम लोग तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक हमको रिटर्न नोटिस ना मिल जाए। थैंक यू एनडीटीवी फॉर योर सपोर्ट। और आपकी वजह से आज पूरा नेशन हमें सपोर्ट कर रहा है, नेशन वाइड पूरा इंडिया हमें सपोर्ट कर रहा है। और हमें ये बोलना है कि जो हमें फीस का जो नोटिस लगा था वो कॉलेज ने हमें एज अ नोटिस लगाया था। भले ही उन्होंने विड्रॉ करने का डिसीजन वापस ले लिया है, लेकिन सीएम साहब का हमने सिर्फ ट्वीट देखा है कि विड्रॉल उन्होंने बात की है विड्रॉल की, बट जब तक नोटिस में नहीं आ जाता रिटर्न, जैसे हमारी फीस का नोटिस इन्होंने रिटर्न में लगाया था वैसे ही हमें रिटर्न नोटिस चाहिए फीस विड्रॉल का, तब तक हम स्ट्राइक नहीं रोकेंगे। रवीश कुमार जी को
थैंक यू बोलना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे इस छोटे से मूवमेंट को, जो कि सिर्फ स्टूडेंट्स द्वारा स्टार्ट करा गया था, उसको नेशन वाइड पहुंचाया। दुनिया पूरे देश के लोग अब हमारे साथ हैं, आईएमए हमारे साथ है। ये देहरादून से स्टार्ट हुआ मूवमेंट अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। एसजीआरएल मेडिकल कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं एनडीटीवी का बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ, स्पेशली रवीश कुमार जी का। उन्होंने हमारा शो टेलीकास्ट करा और पूरे भारत में आज हमें सपोर्ट मिल रहा है। चौथे और 5वें साल के सीनियर ने भी अपने जूनियर छात्रों के आंदोलन का साथ दिया। ये अच्छी बात है। अगर आप मुद्दों को नागरिक के अधिकार की नजर से देखेंगे तो दूसरों का दर्द भी अपना नजर आएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने भी छात्रों का साथ दिया, वहां भाषण दिया। टैक्स जिस दिन लगता है उसी दिन से टैक्स लगता है, जिस दिन देना होता है। ऐसा नहीं होता है कि 4 साल पहले से टैक्स लग गया। ये बहुत हास्यास्पद है बहुत, के जो कर रहे हैं लोग। एंड दे शुड टेक इट बैक। एंड आईएमए उत्तराखंड का पूरा सपोर्ट है आप लोगों को। आज डिस्ट्रिक्ट आईएमए के लोगों ने भी आना था, जो डायरेक्ट आपसे टच में रहेंगे। हमने कुछ लोग नॉमिनेट कर दिए हैं डिस्ट्रिक्ट आईएमए से, जो डायरेक्ट आपके टच में रहेंगे। और देहरादून डिस्ट्रिक्ट हमें टाइम टू टाइम पूरे सब कुछ बताती रहेगी गतिविधियों को। हम भी आते रहेंगे। मेडिकल कॉलेज एंड मैनेजमेंट, एसजीआरएल मेडिकल मैनेजमेंट जो उन्होंने किया है, इट इज टोटली क्रिमिनल एक्ट है। ये कोई भी देश का जो कानून होता है ना, जो लागू होता है उसी दिल से लागू होता है और उसके बाद का पीछे का नहीं होता है। अभी जो नया जो स्टूडेंट आएगा उनका लिए 20 लीजिए, 21 लिए 50 लाख लीजिए, वो तो स्टूडेंट तय करके उन्हें देना है या नहीं देना है। मगर जो स्टूडेंट ऑलरेडी हमने 7 लाख 5 लाख 6 लाख में एडमिशन दिया है, आपका कोई मॉरल राइट नहीं है कहीं भी देश में आप रहते हो, देश का संविधान मान के कॉलेज चलना है। ऐसा नहीं है जो प्राइवेट कॉलेज को पूरे छुट्टा दिया गया। छात्रों का साथ देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी वहां पहुंचे थे। ऐसी तस्वीरें मिली, लेकिन हम दिखा नहीं पा रहे हैं अभी। इस मुद्दे को अभिभावक संघ बनाकर उठाने वाले रविंदर जी अभी कुछ और सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने फीस वृद्धि का वापसी का ऐलान कर दिया है। रिटर्न लिखित में भी आ गया है कॉलेज की तरफ से कि हम इसे वापस ले रहे हैं। लेकिन क्या उन्होंने अपने कैबिनेट का फैसला वापस लिया है? क्या अब भी इतनी फीस बढ़ने की कोई संभावना बची है या समाप्त हो गई है? मैनेजमेंट निजी मेडिकल कॉलेजेस को बढ़ी हुई फीस वापस देने के निर्देश हुए हैं। हमारा ये कहना है कि इससे स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री जी स्थिति को स्पष्ट करें। विवाद तब सुलझेगा जब गवर्नमेंट ने जो कैबिनेट का निर्णय लिया और बिल पारित किया है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को फीस तय करने का अधिकार देने का, उसको जब विड्रॉल होगा। पुरानी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के 2006 के जजमेंट के अनुसार जब बहाल होगी और फी कमेटी रिवाइव होगी, तभी समस्या का स्थायी समाधान होगा। ये तो एक छोटा सा एक जो है ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात होगी कि फिलहाल जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उससे स्थायी समस्या का समाधान होता हुआ नहीं दिखता। आप राजनीति का आकाश देखिए, वहां हिंदू मुस्लिम तनाव के अलावा कोई दूसरा टॉपिक नहीं है। आम जनता अपनी परेशानियों को बैनर पोस्टर पर लिखकर यहां से वहां भटक रही है। पंजाब से एक युवक ने सूचना दी है। सीबीएसई के छात्रों को भी ध्यान से सुनना चाहिए। आप जानते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा के कुछ समय बाद परीक्षा बोर्ड जवाब जारी करता है, जिसे आंसर की कहते हैं। इससे छात्र मिलाते हैं कि उन्होंने जो जवाब दिया है सही है या गलत। कई बार जवाब भी गलत होते हैं। अब अगर जवाब गलत है सरकार की तरफ से वेबसाइट पे, तो इसे साबित करना छात्र की जिम्मेदारी है। वो भी एक ही सवाल को एक छात्र गलत साबित कर सकता है। अगर एक गलत है तो सारे छात्रों को उसे साबित करना पड़ेगा। छात्रों ने बताया कि हर छात्र को उस गलत सवाल को गलत साबित करने के लिए, जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की इसी फरवरी में परीक्षा हुई, 15 जवाब विवादित थे। तो छात्रों से कहा गया कि गलत साबित करना है तो प्रति सवाल 100 रुपए देने होंगे, यानी एक छात्र को 1500 रुपए देने होंगे, तब जाकर वो अपनी दावेदारी कर पाएगा। यानी जिसको करना है उसको 1500 रुपए देने होंगे। क्या अच्छा नहीं होता कि आयोग खुद ही जांच करके उसके द्वारा पूछे गए सवाल और दिए गए जवाब में कोई कमी है तो वो बता देता। उल्टा छात्रों से पैसे लेकर गलत साबित करने का क्या तुक बनता है? तो पंजाब सरकार एक कदम और आगे चली गई है। पंजाब सरकार के सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि 8 अप्रैल को वेबसाइट पर प्रश्न पत्रों के जवाब दिए जाएंगे। आंसर की दिए जाएंगे। कोई परीक्षा होगी, किसी छात्र को अगर कोई जवाब गलत लगता है तो उसे एक फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के लिए 590 रुपए का ड्राफ्ट भेजना होगा। अगर छात्र का दावा सही निकला तो पैसे वापस, नहीं निकला तो पैसे रख लिए जाएंगे। इस फॉर्म का स्वरूप बताता है कि अगर कोई एक सवाल गलत है तो सारे छात्रों को 590 का ड्राफ्ट बनाकर अलग अलग दावा करना होगा।
एक के दावा करने से या चुनौती देने से सबके बदले का दावा नहीं माना जाएगा। अगर ऐसा है, जो मैं ठीक समझ रहा हूं, तो यह भयंकर है। इसे सिर्फ हिंदी में लूट कहते हैं। कायदे से यह होना चाहिए कि अगर कोई छात्र सवाल करता है कि फला प्रश्न पत्र गलत है, तो आयोग को खुद ही बताना चाहिए कि उसका दावा सही है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा कमाने के लिए हर परीक्षा में 2-4 सवाल इस तरह विवादित रूप से छोड़ दिए जा रहे हैं, क्योंकि अब ऐसी कई परीक्षाएं आपको देश भर में मिलेंगी जिनमें 1 से लेकर 15 और कभी कभी 40 से ज्यादा प्रश्न पत्र गलत होते हैं। आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आपके जिन टीवी चैनलों को आप 250-300 रुपया देते हैं, उनमें सिर्फ हिंदू मुस्लिम टॉपिक आ रहा है, ताकि आपके बच्चे को दंगाई बना दिया जाए। दंगाई ना बने तो शहर में जो तनाव हो उसमें आपका बच्चा मार दिया जाए। सीबीएसई की 10वीं की, ये मैं सही कह रहा हूं, सीबीएसई की 10वीं की गणित की परीक्षा की तारीख ने छात्रों को कई तरीके से परेशान किया है। मानव संसाधन मंत्री को 10वीं और 12वीं के बाद होने वाली परीक्षाओं की तारीखों के बारे में नए सिरे से सोचना चाहिए। बिहार के सीतामढ़ी से 10वीं के एक छात्र ने पत्र लिखा है जो इस समस्या में एक नए आयाम को जोड़ता है। रवीश सर, मैं अनिकेत सौरभ सीतामढ़ी बिहार से एक 10वीं का छात्र हूँ। मैं परीक्षा दे रहा हूँ। जब मैं 10वीं का गणित का पेपर देकर घर आया तो पता चला कि परीक्षा रद्द हो गई है और शायद नई परीक्षा 26 अप्रैल को है। मैंने बनारस हिंदू विद्यालय का फॉर्म भरा है। इसके लिए 406 रुपए का फॉर्म भरा है। पटना से बनारस की ट्रेन के लिए 470 रुपए का टिकट लिया है। मैं 23 को जाकर 24 को बनारस की ट्रेन पकड़ता हूँ तो परीक्षा छूट जाएगी। मेरा सपना टूट गया रवीश सर, बाहर के कॉलेज में पढ़ने का। माँ बाप महंगी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा सकते हैं। मेरे जैसे बहुत बच्चों का सपना टूट गया है। अब अगर प्रधानमंत्री दुख जाहिर भी करते हैं तो क्या फायदा। काफी दुखी हूँ, कुछ भी करने में मन नहीं लग रहा है। क्या आप BHU को डेट आगे बढ़ाने के लिए कह सकते हैं तो बड़ी कृपा होगी। अगर ऐसा है तो मानव संसाधन मंत्री को प्रकाश जावड़ेकर के ध्यान में इन बातों को तुरंत लाया जाना चाहिए। हो सकता हो भी, ताकि परीक्षा रद्द होने के कारण छात्रों को दूसरी प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने से वंचित ना होना पड़े। आप जानते हैं कि बनारस हिंदू विद्यालय भी है जो BHU का एक हिस्सा है। यहाँ 11वीं के लिए प्रवेश परीक्षा होती है। ऐसी कितनी परीक्षाएं कहां कहां होती होंगी हमें पता भी नहीं, मगर मानव संसाधन मंत्री चाहेंगे तो छात्रों को बड़ी राहत मिल सकती है। 30 मार्च को भारत सरकार के शिक्षा सचिव और CBSE की चेयरमैन शिक्षा सचिव जो अनिल स्वरूप ने प्रेस के सामने आए और उन्होंने कहा कि 10वीं की गणित की परीक्षा जुलाई में होगी। अगर रद्द होगी तो सिर्फ हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र में। बताइए, व्हाट्सएप और टेक्नोलॉजी से पूरे देश में लीक हुआ होगा प्रश्न पत्र, मगर ये किस विज्ञान से कह रहे हैं कि हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र के लिए ही परीक्षा रद्द की जाएगी। सोचिए, डिजिटल इंडिया वाले हैं। अर्थशास्त्र की परीक्षा 25 अप्रैल की होगी, इसकी तारीख घोषित हो गई है। किस जुलाई को गणित की परीक्षा होगी इसका फैसला करने में भी 15 दिन और टाइम चाहिए। शायद लगता है उनका डिजिटल इंडिया हैंग कर गया है। क्लास 12 के तो पूरे देश में होंगे। क्लास 10 के ये परीक्षण किया जा रहा है कि दिल्ली, NCR और हरियाणा में कराने की आवश्यकता है या नहीं। अगर इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, अगर है तो वो एग्जाम जुलाई में होगा। अन्य क्षेत्रों में ये एग्जाम 10th का नहीं होगा। जैसे लीकेज का इम्पैक्ट अभी हमारा एक कंक्लूजन है कि सिर्फ NCR और हरियाणा में, और जगह नहीं है, बट हम लीकेज नहीं डिनाई कर रहे हैं। फिर यही देख रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट दिल्ली और हरियाणा में क्या हुआ है। देन वी टेक अ कॉल whether there is a need for examination or not. For holding the exam of class 12 is in the context of the nature of the examination and the consequence of the examinations. Because consequent to class 12 examinations, as I mentioned earlier, children have to go to the university to seek admission. They have to appear in various examinations. And most importantly, there was no time available for a very, very detailed inquiry as to determine where exactly and what exactly had the leak happened and where is the impact has been. नौकरशाही की भाषा है, इसको डिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो कुछ नहीं निकलता है। शिक्षा सचिव कहते हैं कि शिकायतें आती हैं, मगर हर शिकायत के आधार पर परीक्षा रद्द नहीं कर सकते। यह बात सही है, मगर इससे यह जवाब नहीं मिलता कि जो शिकायत आई उस पर क्या एक्शन लिया गया। आज एक छात्र सामने आया और वो दावा कर रहा है कि 17 मार्च को ही उसने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा था, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो पेपर लेके आ गए मेरे पास स्टूडेंट, क्योंकि सर इतना ज्यादा वायरल हो गया था कि इजिली अवेलेबल था, हर किसी को इजिली अवेलेबल था। 28 को एग्जाम था, 27 की नाइट को मेरे पास पेपर आया था। मैं मोबाइल से विश्वास नहीं करता सर, क्योंकि मेरे को चैनल पर ज्यादा वो है नहीं, लेकिन वो पेपर की लैंग्वेज देखते हुए मैंने कॉल किया।
तो अगले दिन 9 क्वेश्चन थे मेरे पास। अगले दिन जब मिला हाँ, पेपर वही था सर। जैसे चेंज सर पहुंचते गए, बाद में और बच्चों को पूरा पेपर मिला है और वो पूरा सेम टू सेम पेपर है, तभी सर ये इतना हो रहा है, नहीं तो हमें आराम से छोड़ देगा। पुलिस का कोऑपरेशन कितना था इसमें? सब पुलिस का कोऑपरेशन बोलता हूँ तो सर उन्होंने मोटिवेट नहीं किया, लेकिन काम जरूर किया सर। मोटिवेट नहीं किया, काम जरूर किया। बस ये है कि सर एक रिक्वेस्ट है कि अगली बार कोई सर इस तरह से अगर होना तो अच्छे से उनको अच्छे से डील किया जाए। एज ए सर स्टूडेंट हमने इन्फॉर्म किया हमारी क्या गलती है, आप हमें रात भर वहां रोक रहे हो। ये बात सही है, एक स्टूडेंट सूचना देता है तो उसको रात भर रोक लेते हैं। मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी माना है कि प्रश्न पत्र को छापने से लेकर पहुंचाने के बीच कई चरण होते हैं, इसलिए लीक का जोखिम बढ़ रहता है। कम से कम उन्होंने ये इतना माना, आप कह रहे हैं कि इसे ठीक किया जाएगा। वहीं पूर्व मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री छात्रों से माफी मांगे, मगर सिब्बल का सवाल कुछ और भी है। सिब्बल कह रहे हैं कि अब सिर्फ एक ही प्रश्न पत्र पूरे देश के लिए होता है, इससे लीक होना और आसान हो गया है। सीबीएसई ने तय किया है कि सोमवार से जो परीक्षा होगी वहां बहुत ज्यादा नई सुरक्षा व्यवस्था के साथ पेपर्स छात्रों को मिलेंगे, ताकि लीक होने की संभावना ही नहीं रहेगी। इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वो उपाय कर रहे हैं और सोमवार से जो परीक्षा का चरण शुरू होगा उसमें ये लीक की समस्या नहीं रहेगी, ऐसा हमें आज विश्वास है। इन्होंने जो परिवर्तन किया है ना पहली बार सीबीएसई के इतिहास में कि हिंदुस्तान में केवल एक ही पेपर पे इम्तिहान होगा, ये बहुत भारी चूक है। ये किसने किया, कैसे किया, क्यों ये प्रक्रिया बदली गई? क्योंकि हम क्या करते थे कि दिल्ली में अलग होते थे, जोन में अलग पेपर होते थे, नॉर्थ ईस्ट में अलग होते थे, और जिस जोन में पेपर हो भी तो उसके जो सीरियल नंबर है हम चेंज करते रहते थे, ताकि एक सेंटर में एक ही सीरियल नंबर का पेपर न जाए। रीज़न बीइंग कि अगर कोई ऐसी गड़बड़ हो जाए तो केवल एक ही सेंटर में दोबारा इम्तिहान लेना पड़ेगा। यहाँ आपने एक पेपर की प्रक्रिया कर दी, उसका नतीजा ये हुआ कि जब गड़बड़ी हुई और माफिया आ गया तो सारे देश में 20 लाख बच्चों को दोबारा इम्तिहान देना पड़ेगा। ये कौन सी समझ की बात है? जिस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है ये केंद्र सरकार, ये सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब सेंट्रल बोर्ड के लिए सीबीएसई का एक अपना तरीका है, एक अपना स्ट्रक्चर है। अब 2-2.5 साल से ज़्यादा अगर सीबीएसई का आपका चेयरमैन ही नहीं होता तो अब ये होंगे ऐसे, ये क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब केंद्र सरकार को देना है, हमारे एचआरडी मंत्री को देना है। और उसके बाद आपने किस तरीके से नियम बदले, किसके आधार पर नियम बदले, किस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर जो पुराना जो तरीका था उसको बदला या नहीं बदला, ये लीकेज हुआ कैसे, इसके बारे में पूरी की पूरी जांच होकर जो भी अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी मानव संसाधन मंत्री को पत्र लिखा है। सरकार को एक और काम करना चाहिए, इसमें नागरिक उड्डयन मंत्री और रेल मंत्री की भूमिका हो सकती है। वो ये कि सीबीएसई के छात्र अपना एडमिट कार्ड दिखाकर टिकट का पूरा पैसा वापस ले सकते हैं। बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा खत्म होने के बाद भारत में और भारत के बाहर घूमने के लिए टिकट कटाया था, अब कैंसिल कराएंगे तो उन्हें 40,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का चूना लग सकता है। चूंकि यह गलती सरकार की है, इसलिए सरकार को ही इसकी भरपाई करनी चाहिए। परिमल की रिपोर्ट देखकर दोनों मंत्रियों को तुरंत ऐलान करना चाहिए कि जब टिकट कैंसिल होगा उसका पैसा सरकार देगी। अनिरुद्ध तंवर ऑस्ट्रेलिया घूमने तो जा रहे हैं, लेकिन दिमाग में मैथ का इम्तिहान भी घूमता ही रहेगा। जैसे इम्तिहान की तारीख निकलेगी लौटना होगा। हाँ, पूरी ट्रिप हम डेट्स ही चेक करते रहेंगे और फिर मुझे जल्दी भी आना पड़ेगा बाकी। मुझे तो बोल रहे हैं कि अपनी बुक्स लेके जाओ। मैं कहा अब छुट्टियों में भी बुक्स लेके जाओ, अब वहाँ पे भी जाके पढ़ो तो फिर यहीं रह लो, यहीं पढ़ लूंगा मैं। अनिरुद्ध की माँ कहती हैं कि 3 महीने पहले ही सब कुछ तय कर लिया था, 30 मार्च का जाना और 26 अप्रैल की वापसी। अब टिकट कैंसिल करवाना काफी महंगा पड़ेगा। एक टिकट पर 42,000 रुपए कट जाएंगे। 5 टिकट थे हमारे और पर टिकट 160 का था, 1,60,000। उसमें 42,000 का वो लॉस कर रहे हैं पर टिकट पे। न्यूज़ पे नज़र रहेगी और बच्चा भी टेंशन में रहेगा क्योंकि बुक्स लेके जानी पड़ेंगी सब साथ में। 1 महीने की प्लानिंग थी, अब पता नहीं वो कब ख़त्म हो जाती है। जैसे ही उनका कोई नोटिस आता है तो हमें तो वापस आना पड़ेगा। दिया के परिवार की मुश्किल दोहरी है। सिंगापुर इंडोनेशिया का हॉलिडे प्लान धरा का धरा रह गया, लेकिन चाचा की शादी नहीं टल सकती, जो परीक्षा की तारीखें आने के बाद ही तय हुई थी।
इसके चाचू की शादी की प्लान डेट जो है इट वाज फिक्स्ड जब इनकी डेट शीट आ गई उसके बाद, एंड इट इज़ ऑन 19th इन कैलकाटा। बट अगेन अगर एग्जाम उन्हीं डेट्स में होता है देन शी वोंट बी एबल टू जॉइन दैट वेडिंग। और साथ में घूमने की भी प्लानिंग थी आपसे भी? घूमने की तो थी, दैट ही टोल्ड कि हमारी सिंगापुर बिंतान वगैरह थी। दैट इज अ मनी लॉस के अलावा जो मेंटल टॉर्चर और बच्चों के लिए डिसअपॉइंटमेंट है आफ्टर हार्ड वर्क ऑफ 1 full year, दैट मैटर्स अ लॉट। दिया के पिता अनुज बताते हैं कि बहुत सारे लोगों की योजना इस पर्चा लीक से खटाई में पड़ गई है। एक हमारा कॉलीग है इन बैंगलोर who had planned a holiday for Europe, so I'm sure he would be incurring almost 3 to 4 lakhs, 3 से 4 लाख रुपए he would be incurring in cancellations. So I think, yeah, overall I think it's a big disappointment for a lot of people. सवाल सीबीएसई के सिस्टम पर है और संकट में छात्रों की छुट्टियां। महीनों से चल रही मौज मस्ती की योजना सिस्टम में चूक के चलते एक ही झटके में चूर-चूर हो गई। ये सिस्टम का वो सितम है जिसके चलते छात्र तनाव में हैं और परिवार तकलीफ में। नई दिल्ली और नोएडा से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। एक सवाल ये लोग अपने से भी पूछें, कब इन्होंने सिस्टम की चिंता की? राजनीति में भावनात्मक मुद्दों पर बहस चल रही है, सिस्टम को लेकर सवाल पूछने पर तकलीफ हो जाती है, मंत्री को भी, समर्थकों को भी। सीबीएसई की परीक्षा को लेकर छात्रों का थोड़ा भरोसा तो हिला है। उनका ही नहीं, इससे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा देने वाले करोड़ों छात्रों की बात साबित हुई है कि कुछ लोग हैं जो पैसे से नौकरी और रिजल्ट खरीद ले रहे हैं। 31 मार्च को इन छात्रों ने दिल्ली में फिर से प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। अब ये पोस्टर देखिए क्या कहता है, ना एजुकेशन है ना सिस्टम है। बहुत हद तक बात सही है। अगर आप हमारी यूनिवर्सिटी सीरीज के सभी 27 अंक ndtv.in पर जाकर देख लेंगे तो आप कभी बाहर का टिकट ही नहीं कटा पाएंगे। मानव संसाधन मंत्री के साथ बैठकर मैं उन्हें साबित कर सकता हूं कि इस देश में ना तो एजुकेशन है ना सिस्टम है। राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का प्रदर्शन इतना खराब है, बेकार है कि जाने दीजिए, आप सहन नहीं कर पाएंगे अगर बताने लगूंगा तो। मेरा एक राज्य है बिहार, जहां के जवानों को दंगा फैक्ट्री में झोंका जा रहा है। वहां के किसी जिले का कोई कॉलेज ढंग का नहीं। बिहार ही नहीं, बाकी राज्यों की भी वही हालत है। गोदी मीडिया जो शिक्षा के बुनियादी सवालों को छोड़कर हिंदू मुस्लिम डिबेट में आपको फंसाना चाहता है, आजकल सीबीएसई के बहाने अपनी छवि चमका रहा है। वो पेपर लीक की खबरों को ऐसे कर रहा है जैसे उसे बहुत चिंता है, फिर भी वो बुनियादी सवाल नहीं पूछ रहा। चिंता होती उसे तो वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के छात्रों ने जो सवाल उठाए उसकी भी बात करता। मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनकी भी बात करता। वहां पटवारी की परीक्षा को लेकर आज बहुत सारे छात्र बेचैन हो गए। छात्र लिख रहे हैं कि पटवारी की परीक्षा एक प्राइवेट कंपनी ने कराई है, जिनके कम नंबर आए हैं वो सफल है रिजल्ट में और जिनके ज्यादा हैं फेल है। अब इन सब बातों को हम गंभीरता से कब लेंगे? किसी जवान की जिंदगी जा रही है। आप टिकट कैंसिलेशन पर 3 लाख का नुकसान देखिए और उस गरीब का 10,000 रुपए की नौकरी का नुकसान देखिए। इसी तरह छात्र और नौकरियों और परीक्षा को लेकर बंगाल में प्रदर्शन, यूपी में रोज प्रदर्शन और पंजाब में भी। सीबीएसई के छात्रों की पृष्ठभूमि कुछ अच्छी है, इतना ध्यान मिल गया उन्हें और उन्हें किस्मत वाले हैं, वरना वो भी समझें कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या हालत है इस देश में। वे 12वीं तो पास कर जाएंगे, मगर उसके बाद कॉलेज कैसा मिलेगा? क्या सबको दिल्ली और मुंबई ही आते रहना होगा? भोपाल, पटना में ऐसे कॉलेज क्यों नहीं है कि कोई दिल्ली से वहां भेज दे? मेरे सवाल बुनियादी और जरूरी हैं, थोड़े चुभते हैं। 2019 में कौन जीतेगा, इससे पहले ये पूछ लीजिए कि हमारा आपका बच्चा कहां पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा। ब्रेक के बाद बताएंगे कि उसे दंगाई बनाने का क्या तरीका अपनाया जा रहा है। बिहार के किसी भी जिले में जाइए, वहां एक ढंग का कॉलेज नहीं मिलेगा। सब डस्टबिन हो गए, जहां ना पढ़ाई होती है ना परीक्षा। इसके बाद भी उन जिलों के छात्र कोचिंग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, बड़े सपने देखते हैं, दिन रात पढ़ते हैं सब। तभी तो हर दिन हम इन शहरों से कामयाबी के नए नए किस्से सुनते हैं। अब इन शहरों को दंगों में झोंका जा रहा है ताकि छात्र पढ़ाई छोड़कर हिंदू मुस्लिम टॉपिक में व्यस्त हो जाएं। यही चर्चा करें कि मुसलमान का मन बढ़ गया है और हिंदू के हाथ में तलवार आ गया है। आप सांप्रदायिक तनाव के नए पैटर्न को देखिए। मुंबई, दिल्ली, भोपाल, पटना, जयपुर सब बचे हुए हैं। दूर दराज के कस्बों और जिलों में सांप्रदायिक तनाव फैलाया जा रहा है ताकि वहां के नौजवान 1-2 पीढ़ी के लिए सांप्रदायिकता के जहर का शिकार हो जाए। बड़े शहरों के लोग इस खेल को समझ गए, छोटे शहरों में अभी भी नौजवान इसकी चपेट में आ जा रहे हैं।
आप बिहार बंगाल के शहरों के नाम देखिए, नवादा, औरंगाबाद, रोसड़ा, आसनसोल, रानीगंज, मुंगेर। आप यहां जाइए तो कभी सुबह उठिएगा, बड़ी संख्या में लड़के सूरज निकलने से पहले कोचिंग की तरफ जा रहे होंगे। हमारी राजनीति चाहती है कि ये दंगों की तरफ जाएं। उनके माँ बाप भी अब उसमें शामिल हो गए इनको दंगों में भेजने के लिए। बेहतर है आप सतर्क हो जाइए, वरना इस तर्क में कुछ नहीं रखा कि किसने पहले बम फेंका और किसने पहले चाकू चलाई। बर्बादी दोनों को बराबरी से मिलेगी। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को कहा कि 2022 तक क्या हम सांप्रदायिकता को समाप्त नहीं कर सकते। 7 संकल्प विज्ञापन याद कीजिए। मैं तब से लगा हुआ हूं कि हिंदू मुस्लिम एजेंडा बंद हो। आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री ने अभी कुछ बोला है या नहीं बोला है। उन्हें अपने 7 संकल्पों में से ये संकल्प याद भी है या नहीं। बल्कि आप देख सकते हैं कि हिंसा के दौरान उनके मंत्रियों की भाषा उनके 7 संकल्पों के अनुसार है भी या नहीं। 15 अगस्त का भाषण तो कम से कम गंभीरता से लिया जाना चाहिए। वे भूल गए होंगे इसलिए याद दिला रहा हूं। बिहार में रामनवमी के बाद हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर तनाव की खबरें आने लगी हैं। नवादा में मूर्ति तोड़े जाने को लेकर ये देखिए पागलपन चला हुआ है। दोनों समुदाय में झड़प है। कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, पुलिस को 10 राउंड फायरिंग करनी पड़ी, कई दुकानों को आग लगा दिया गया। जिला प्रशासन ने इंटरनेट बंद किया और कुछ हो या ना हो ये सबसे पहले इंटरनेट बंद करते हैं, बाकी कोई काम इनसे होता नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सार्वजनिक चुप्पी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष उन पर दंगाइयों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहा है। बीजेपी सांसद और मोदी सरकार में मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत चौबे पर दंगा भड़काने का आरोप है, वारंट है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं है। बिहार में सांप्रदायिक हिंसा की आग, औरंगाबाद, समस्तीपुर, मुंगेर, सिवान, कैमूर, गया, दरभंगा, नालंदा, बताइए मंत्र की तरफ पढ़ना पड़ रहा है, नवादा तक पहुंच गई है। बीजेपी नेता सीपी ठाकुर ने कहा कि साजिश के तहत सुनियोजित तरीके से दंगा कराया जा रहा है। ये जो समाज को अस्थिर करने का जो चल रहा है वो उचित नहीं है, ठीक नहीं है। बहुत दिनों से सब लोग साथ रह रहा था, अब उसको डिस्टर्ब कर देना धर्म के नाम पर, ये सब ठीक नहीं है। जो कई घटना बिहार में घट गई है, लास्ट है नवादा का, तो सबको चाहिए कि इससे बिहार को अलग ऊपर उठाना चाहिए और किसी को इसमें इंडल्ज नहीं करना चाहिए। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर राजस्थान के बूंदी जिले में इंटरनेट बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर जो तनाव हुआ था अभी तक नहीं थमा है। अब आपको 2 पिताओं की बात सुनाना चाहता हूं ताकि अब भी आप नए सिरे से सोच सकें और ईमानदारी से देख सकें कि आपके छोटे शहरों को किस तरह से दंगों की आग में झोंका जा रहा है ताकि आपके बच्चे महानगरों तक नहीं पहुंच सके। सुनिए, पश्चिम बंगाल से भी बेचैन करने वाली खबर। आसनसोल के एक मस्जिद के इमाम के बेटे को भीड़ उठाकर ले गई, वहां जिंदा नहीं लौटा। 16 साल के सिब्तुल्ला रशीदी की लाश आई। अंतिम संस्कार के वक्त काफी लोग थे, मगर भीड़ गुस्से में बेकाबू ना हो जाए उस वक्त इमाम मौलाना इमदादुल रशीदी, जो सिब्तुल रशीदी के बाप हैं, उन्होंने कहा कि जो कहा काश आपके मंत्री जुबान में बोल पाते। नूरानी मस्जिद के इमाम ने साफ साफ अपने समुदाय के लोगों को चेतावनी दी कि कोई भी बदले की कार्रवाई में शामिल होगा तो वे आसनसोल छोड़कर चले जाएंगे। एक बेटे की लाश दफनाते वक्त कोई ऐसा कह पाए, यह बात हम और आप समझ सकते हैं, मगर जनता को दंगाई में बदल देने के लिए उतारू अब ये नेता 2019 के चुनाव समाप्त होने तक नहीं समझने वाले हैं। माध्यमिक का इम्तिहान दिया है, मस्जिद में कुरान पढ़ रहा था, भीड़ आई, शोर मचा, बाहर निकला तो उसको इन लोगों ने टान लिया। दूसरा बेटा आकर के पुलिस को बोला कि मेरा बच्चा जो है वो ऐसे मतलब ये परेशानी उसके साथ है, उसको पकड़ लिया वो लोग। उन लोगों ने उसको लाके यहाँ पकड़ा, 1:30 बजे रात में छोड़ा। समझा कि नहीं? उसके लिए कोई कोशिश नहीं है। आप जो है आप उसको किसी को गाली बकिएगा तो हम लोग जैसा आदमी तो गाली सुन के चुप हो जाएगा, लेकिन जब बदमाश किस्म के आदमी को गाली सुनने में, उस गाली का गाली वाला है, उसी से हुआ है। वहाँ पर ऐसा टेप बजाया गया, समझा कि नहीं, जिसके अंदर मतलब इश्तियाल अंगेज था, उसमें जितना फैलाने वाला भड़काने वाली बात थी, उसी ने हुआ। उसने कहा आपसे कि मैंने कहा मेरा बेटा चला गया, कोई बात नहीं है, मुझसे अगर मोहब्बत है, मैंने तुम्हारे सामने 30 साल दिया है, मुझसे मोहब्बत है तो आप इस शहर को हम पुरान रखो, इस शहर को शांति से रखो, इसमें किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ, ये मैंने पैगाम दिया। बंगाल में छोटे यादव की भी इन दंगों में मौत हुई है। इसके साथ शाहजहां और मकसूद खान की भी मौत हुई है। जब तनाव के वक्त ये वो कारण लेकर नेता भड़का रहे हैं टीवी पर भी आकर, तब कैसे कोई अपना बेटा खोने के बाद भी इतनी बड़ी बात कह जाता है कि हिंसा नहीं करनी है। मैं नहीं चाहता कि कोई और अपना बेटा खोए। इमाम इमदादुल रशीदी से पहले दिल्ली में भी एक ऐसा बाप सामने आया था।
फरवरी में जब उसके बेटे अंकित सक्सेना की हत्या कर दी गई और हत्या करने वालों में मुस्लिम परिवार आरोपी था, तब कई नेताओं को इसमें राजनीतिक संभावना नजर आई। मगर यशपाल सक्सेना ने उस गम की हालत में जो बात कही, मैं चाहता हूं कि आप सुने। उन्होंने अपना बेटा खोकर आप सबके बच्चों को बचाया है। उम्मीद है दिल्ली सरकार ने यशपाल सक्सेना को दिल्ली बचाने के लिए परिवार की पर्याप्त मदद की होगी। पिछले दिनों हमने खबर देखी थी कि उन्हें 5 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है। मेरी माने तो उन्हें 1 करोड़ रुपया तुरंत दे दिया जाना चाहिए, ताकि इस पिता को कभी ना लगे कि समाज और सरकार ने उसका साथ नहीं दिया। यशपाल सक्सेना जी की महानता के धूल बराबर भी नहीं है आपके ये नेता। मैं नहीं चाहता कि ये मजहबी रंग मुसलमान के खिलाफ कोई ऐसा माहौल बनाया जाए, या मुसलमान ही क्यों, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, मुझे किसी मजहब से कोई वैर नहीं है। मेरे लड़के को जिसने मारा, ठीक है, वो मुसलमान थे, मगर मुसलमान सारे ऐसे हों ऐसा मैं नहीं मानता, मेरा दिल नहीं मानता। अब उन्होंने कर दिया, मेरा बेटा तो वापस नहीं आता, मगर मेरे को इस्तेमाल करके ये काम ना करें। अगर उन्होंने कुछ ऐसा करना है तो वो अपने बेस पे करें, मुझे क्यों घसीट रहे हैं। बिल्कुल, जब मेरा जमीर ये नहीं मानता है तो मेरे को ये हाथ जोड़ के विनती है कि इस मेरे के साथ मजहब का रंग ना जोड़ें, माहौल को गलत मत बनाएं प्लीज, ये मेरे हाथ के। इन दोनों पिताओं को सुनिए, सोचिए इनकी बातों पर, और फिर उन भड़काने वाले नेताओं को टीवी चैनल पर देख लीजिए, किसी भी चैनल पर देख लीजिए, फिर ब्रेक ले लीजिए। हमारा समाज सांप्रदायिक रूप से ही हिंसक नहीं है, बल्कि उसके भीतर हिंसा की कई परतें हैं। इस पर से उसकी चालाकी देखिए कि खुलेआम खुद को सहिष्णु और उदार भी घोषित कर देता है। गुजरात से खबर आ रही है। इस खबर को मेरान्यूज.in पर हितेश चावड़ा के बाद इंडियन एक्सप्रेस ने भी कवर किया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी और न्यूज 18 ने भी जगह दी है। हम इन्हीं खबरों के हवाले से आपको सूचना दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो शर्मनाक है। आप जानते हैं कि मगर इस समाज में शर्म को मिटाने का प्रयास हम क्यों नहीं करते, इस जानते हुए कि यह शर्मनाक है। हमारे भीतर इतनी नफरत आती कहां से है? क्या 21 साल के प्रदीप राठौर को इसलिए मार दिया गया क्योंकि तथाकथित ऊंची जाति के लोगों को प्रदीप का घोड़े पर बैठना अच्छा नहीं लगा? पुलिस ने तो ऐसा ही कहा है। भावनगर के उमराला तहसील के तिम्बी गांव की यह घटना है। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदीप ने 2 महीने पहले यह घोड़ा खरीदा था, तब से गांव के कुछ लोग धमका रहे थे। गुरुवार की रात उसकी हत्या कर दी गई। पिता ने धमकी मिलने के बाद प्रदीप से कहा भी कि घोड़ा बेच दे, मगर वो तैयार नहीं हुआ। इंडियन एक्सप्रेस ने यह सब पुलिस के हवाले से लिखा है। आप पूछेंगे कि क्या भारत में कुछ भी अच्छा नहीं है? आप ही बताइए कि जब भारत में कोई दलित लड़का घोड़ा खरीदने पर मार दिया जाएगा तो बुलेट ट्रेन में आप किसका चेहरा सुंदर दिखेगा? बोलिए ना। यूपी से हमारे सहयोगी कमाल खान की एक रिपोर्ट है। उन्नाव में स्लोगन जो होता है ना, विज्ञापन में नहीं होता। उन्नाव में एक बाप ने अपने 24 साल की बेटी ज्योति को जिंदा जला दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसे विकास से प्यार हो गया था। वो वाला विकास नहीं जिसके नाम पर आपका नेता, देश भर के नेता झूठ बोलते रहते हैं। गेहूं के सुनहरे खेतों के बीच ज्योति जिंदा जला दी गई। उसे जन्म देने वालों ने ही उसे मौत भी दे दी। कसूर उसका इतना ही था कि गांव का एक लड़का विकास उसे अच्छा लगता था, उससे बातें करती और उसके साथ घूमती थी और शादी करना चाहती थी। तो ये गांव का माहौल है। गांव में ऐसा नहीं होता है कि लड़का और लड़की अपनी मर्जी से करें। तो घर वाले अपनी मर्जी से शादी और कहीं करवा रहे थे, तो काफ़ी बार उसको मना किया। और यहाँ अगर लड़की अपने मर्जी से करती है शादी तो उसको बदजलन माना जाता है। एक जलती हुई आग के शोलों से घिरी हुई लड़की इन खेतों में जान बचाने के लिए दौड़ती रही, लेकिन उसकी चीखें रात के सन्नाटे में यहाँ दरख्तों में कहीं उलझ के रह गईं। कोई उसकी जान बचाने के लिए नहीं आया और ठीक इसी जगह पे उसने गिर के दम तोड़ दिया। पहले 2 महीने एक घर के भाग गई थी दूसरे घर, उसके बाद फिर ढूंढ करके लाए। उसके बाद में यहाँ फिर भगती है तो गुस्सा में यहाँ से मार दिया तो वह मर गए। ऊंचा द्वार गांव में अब मौत सा सन्नाटा है। ज्योति के घर में ताला पड़ा है। उसके माँ बाप भाई सब जेल चले गए। गांव में लोग नजर आते हैं लेकिन बर्फ से ठंडे। ज्योति के दोस्त विकास की माँ को मलाल है कि अगर उसके घर वाले उसे मारते नहीं तो वो उसे अपनी बहू बना लेती। मार कूट करके उसको ना मारते, खेत देते, कहीं जान बच जाती। तो जैसे मेरे घर में आ जाती तो का उसे मैं खेत देता, बेटों को मार डरते कि या उसको मार डरते।
ज्योति और विकास एक ही जाति के हैं, एक ही उम्र के हैं और एक जैसे खानदान के, लेकिन दोनों में सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि ज्योति लड़की थी और विकास लड़का। लड़की को मोहब्बत के इजहार का हक नहीं था, लिहाजा वो जिंदा जला दी गई और लड़के के 7 खून माफ थे, इसलिए उसकी माँ उसके साथ खड़ी है। लेकिन विकास की माँ भी नहीं चाहती कि उसकी बेटी ज्योति जैसी हरकत करे। उन्नाव में ऊंचा द्वार गांव में कैमरामैन राजेश गुप्ता और गौरव शर्मा के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।